लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि केटल अपनी एक पहचान बनाने के लिए मर्सनरी गिल्ड हॉल में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात रिसेप्शनिस्ट रोज से होती है, जो कि कोतल को एक मर्सनरी टोकन देती है। वहीं पर रिक्वेस्ट मांगने पर रोज उसे छोटी मोटी काम के बारे में बताती है, और वो ये बताते हुए काफी घबरा भी रही थी, क्योंकि उसे ये सुनने में आया था कि बारबेरियंस काफी प्राइड वाले बंदे होते हैं। इसलिए वो घबराते हुए ये सोच रही होती है कि कहीं केटल उसे मारने ना लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि केटल सबसे पहला मिशन हर्ब गैदरिंग था उसे एक्सेप्ट करके कंप्लीट भी कर लेता है। इसके बदले उसे एक सिल्वर कॉइन मिलता है, जो कि बहुत कम था, लेकिन केटल इससे खुश था। वहीं पर वो आगे रोज से और भी मिशन मांगता है, जिसे देखकर रोज परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि माँ मुझे बचाओ। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही में एपिसोड की शुरुआत में काफी टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर केटल ने 2 और मिशन कर लिए होते हैं। अब वो वेयर हाउस क्लीनिंग के मिशन पर रखते हुए ये कहता है कि मैं अब इस मिशन को करने वाला हूँ। वहीं पर ये सारे का सारा चीज देखकर रोज अपने मन के अंदर ये कहती है कि इस मिशन को मिलाकर इसका तीसरा क्लीनिंग का मिशन आ चुका है। क्या इस बारबेरियन को क्लीनिंग करना पसंद है? वो आगे ये कहती है कि ठीक है, आप इस रिक्वेस्ट को ले सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी वहाँ पर केटल आकर उनसे ये कहता है कि मैं इस वेयर हाउस को क्लीन करने के लिए आई हुई हूँ। वहीं पर केटल को देखकर ये लेडी काफी घबरा जाती है। केटल उससे ये पूछता है कि क्या आप इस वेयर हाउस की ओनर है? इस लेडी ने हाँ में जवाब दिया। वहीं पर इसी के साथ ही केटल आगे ये बताता है कि वेयर हाउस को क्लीन करना काफी सिंपल है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि सामान को इधर उधर करना पड़ा था। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट रिक्वेस्ट था वो सड़कों को साफ करना था। मैंने अपने झाड़ू को उठाकर साफ सफाई करना शुरू कर दिया। पहले मुझे काफी मुश्किल लगा, क्योंकि मैं अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा बड़ी दिक्कतों के बिना इस मिशन को भी कंप्लीट कर लिया। वहीं पर इसी के साथ ही में स्वर्ण मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि दूरबीन के जरिए केटल के ऊपर नजर रख रहे थे, और वो हैरान होकर ये कहते हैं कि आखिर वो ये काम क्यों कर रहा है। वो एटलीस्ट एक सुपर ह्यूमन लेवल पर मौजूद है, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो एक पूरे किंगडम को भी इफेक्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो। मेरे ये कहने का दूसरा मतलब ये है कि अगर वो अपने ताकत को रिवील भी कर देता है तो उसे सारे के सारे लोग वेलकम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जैसा बारबेरियन जो कि ताकत के जरिए सारी चीजों को सॉल्व करता है, आखिर वो इतने छोटे मोटे काम कैसे कर सकता है? और ऊपर से वो आधे दिल से ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरे दिल के साथ ये काम कर रहा है। वहीं पर वो सारी की सारी चीजें सोचकर हैरान होते हुए ये कहते हैं कि आखिर जो वो बारबेरियन है वो ऐसा काम क्यों कर रहा है। वहीं पर इसी के साथ ही में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब केटल सोकर उठता है तो उसकी नजर सामने की तरफ एक पोटली के ऊपर पड़ती है, जिसे कि देखकर उसे उस पल का सीन याद आता है जब उसने अपने मिशन को कंप्लीट किए हुए होते हैं तो रोजा ने उसे ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स दिए हुए होते हैं, और वो उसे ये बताती है कि आज आपने 15 रिक्वेस्ट कंप्लीट करा, इसलिए आपको 15 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं। वहीं पर इस पैसों को पाकर केटल काफी खुश था, और वो जाता हुआ ये कहता है कि इसके लिए आपका शुक्रिया अदा, मैं कल फिर आऊंगा। वहीं पर केटल ये सब याद करता हुआ स्माइल करते हुए ये कहता है कि तो आज का दिन शुरू किया जाए। वहीं पर इसी के साथ ही में एक रोती हुए बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ से लिपट के रो रही थी, और काफी सारे लोग हैरानगी से सामने की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके सामने से हमारा केटल गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक लाइब्रेरी के ऊपर पड़ती है, और वो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो लेडी मौजूद थी वो दरवाजा को खुलता हुआ देखकर वेलकम कहती है, लेकिन वो जैसी केटल को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि केटल डरावने अंदाज में ये पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर बुक पढ़ सकता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही केटल अपने बड़े बड़े हाथों से छोटी छोटी बुक्स पढ़ना शुरू कर जाता है। वहीं पर जो स्वर्ण मास्टर थे वो पीछे की तरफ से उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, और वो ये देखकर काफी हैरान थे कि एक बारबेरियन बुक पढ़ रहा है। वो आगे ये कहते हैं कि मैं उसे यहाँ पर
से तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। आखिर उस जैसा एक इग्नोरेंट बारबेरियन बुक कैसे पढ़ सकता है? क्या जो स्नोफील्ड के बारबेरियंस होते हैं वो रेगुलर बारबेरियन से डिफरेंट होते हैं, या फिर शायद जो ये अकेला बारबेरियन है वो डिफरेंट है? वहीं पर केटल को दिखाया जाता है जो कि हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा था, और वो इस बुक को पढ़ने के बाद ये कहता है कि तो इसका मतलब ये कि एम्पायर जीत गई। कुछ सालों पहले मिलियाना स्नोफील्ड आई थी और उसने ये बताया था कि किंगडम और एम्पायर के बीच वार चल रहा है और वो अपने वेपन्स को सेल करने के लिए एम्पायर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि उस चीज की वजह से ये रिजल्ट आया कि जो एम्पायर थी वो जीत गई। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी की एम्पायर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसी चीज की वजह से जो किंगडम ऑफ वारकन है वो बस एक वेसल स्टेट बन के रह चुका है। जो एम्पायर है उसने आधे इंसानों की दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पूरे की पूरे दुनिया को कंज्यूम करना चाहते हैं। वहीं पर केटल आगे ये कहता है कि चलो इंसानों के बारे में मैंने काफी सारी जानकारियां हासिल कर ली है, अब बिना इंसान वालों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वहीं पर वो इसके बाद नॉन ह्यूमंस के बारे में बुक पढ़ना शुरू कर जाता है। वहीं पर इसी के साथ इस बुक के अंदर ये बताया गया होता है कि इस दुनिया के अंदर काफी सारे अजीब अजीब डोमेन्स मौजूद है। यहाँ पर एक ऐसा डोमेन मौजूद है जो कि एक केव है और उसके अंदर काफी सारे रेयर मिनरल्स मौजूद है। वहाँ पर वो एक कचरे की तरह फैले हुए हैं और उसका नाम द वारवेन केव है। और यहाँ पर एक फेरी विलेज भी मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसा होली लैंड भी मौजूद है जिसे कि एल्फ्स अपना एक सेक्रेड सेंचुरी मानते हैं, और उस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं है। काफी सारे पावरफुल लोगों ने उसके बारे में जानने की कोशिश करी थी, लेकिन सारे के सारे लोग फेल हो गए। वहीं पर इन 3 डोमेन के बारे में जानने के बाद केटल ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं ही वो खास इंसान हूँ जिसके पास ये हक है कि वो एल्फ्स के होली लैंड के अंदर जा सके। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे काफी शौकीन चीज मिलती है कि यहाँ पर उसने जितने भी अभी तक डोमेन्स के बारे में पढ़ा वो काफी अच्छी डोमेन में आती है, लेकिन इसके बाद आते हैं काफी सारे डीमन रेलम्स जहाँ पर इंसानों का जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे जीव जंतु मौजूद है जो कि इंसानों के काफी जानी दुश्मन हो सकते हैं, और उन्हीं जगहों को डीमन रेलम्स कहा जाता है। और इस पूरे दुनिया के अंदर 5 डीमन रेलम्स मौजूद है। पहला डीमन रेलम एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि पूरे शांति से घिरा हुआ है, और दूसरा इस जगह पर एक ऐसा अबीस है जहाँ पर एविल लोग रहा करते हैं, और तीसरा डीमन रेलम डीप सी के अंदर है जहाँ पर काफी खतरनाक डीप सी क्रिएचर रहते हैं, और चौथा डीमन रेलम एक डीप होल है जहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और लास्ट में 5वां डीमन रेलम व्हाइट स्नोफील्ड है जहाँ पर से केटल आया हुआ है। और इन सारे के सारे डीमन रेलम्स के अंदर काफी टेरिफाइंग मॉन्स्टर और काफी अजीब शख्सियत रहते हैं। हालांकि जो ये डीमन रेलम्स है वो इंसानी दुनिया के साथ नहीं मिलते हैं। वहीं पर ये पढ़कर केटल ये कहता है कि आखिर जो ये दुनिया है वो कितनी बड़ी है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो व्हाइट वेस्टलैंड था वो काफी ज्यादा बड़ा है, और मुझे अभी ये पता चल रहा है कि उसके जैसे और भी काफी सारे डीमन रेलम्स मौजूद है। वहीं पर वो खड़ा होते हुए ये कहता है कि मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई। वहीं पर वो इस लाइब्रेरी के ओनर से ये कहता है कि आपका शुक्रिया अदा मुझे यहाँ पर पढ़ने देने के लिए। ये लेडी घबराते हुए ये कहती है कि ऑफ कोर्स। वहीं पर इसी के साथ ही केटल वापस से गिल्ड हॉल के अंदर चला जाता है, और वो रोजा से ये पूछता है कि क्या आज यहाँ पर रिक्वेस्ट मौजूद है। उसे वापस देखकर रोजा हैरान हो जाती है, और वो आगे उसे रिक्वेस्ट फॉर्म देती है। वहीं पर रिक्वेस्ट को पाकर केटल काफी खुश हो जाता है। वहीं पर स्वर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हैरान होते हुए ये कहते हैं कि ये काफी अजीब है, मुझे ये लगता है कि मुझे उससे पर्सनली मुलाकात करना होगा। वहीं पर इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो केटल था वो अपने कमरे के अंदर जा रहा था, और वो स्माइल करते
करता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि आज मैंने काफी सारे रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था, भले जो ये स्मॉल जॉब से, लेकिन ये काफी प्रिथिवतेबल है। अगर मैं ऐसा ही करता रहूंगा तो मुझे एक दिन जरूर ही एक सच्चा मर्सनरी का खिताब मिल जाएगा। वहीं पर मैं गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्वॉर्ड मास्टर थे वो उनका इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही केटल उनके पास पहुँचता है तो वो उसके सामने आ जाते हैं। उसे देखकर केटल काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो एक चौंका देने वाली बात उससे ये करता है कि तुम दिन भर से मेरा पीछा कर रहे थे ना। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं। केटल उससे ये कहता है कि आखिर तुम्हारा मुझसे काम क्या है। स्वॉर्ड मास्टर हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मैंने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रेजेंस को छुपा लिया था, तो आखिर वो मेरे बारे में कैसे पता लगा सकता है। चाहे किसी की कितनी ही ज्यादा शार्प इंस्टिंक्ट क्यों ना हो, वो मेरे बारे में पता नहीं लगा सकता है। तभी केटल अपने पैसों को पीछे की तरफ छुपाता हुआ ये कहता है कि क्या तुम एक बेंदित हो। यह सुनकर स्वॉर्ड मास्टर को एक झटका लगता है। तभी केटल आगे ये कहता है कि जबकि तुम मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं सही हूँ। यहाँ पर इतनी अच्छी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एक बेंदित यहाँ पर मौजूद है। उसकी बात को सुनकर स्वॉर्ड मास्टर उससे ये कहते हैं कि नहीं, मैं बेंदित नहीं हूँ। वो अपने मन के अंदर ये कह रहे थे कि क्या वो ये बिलीव करेगा कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। तभी केटल आगे ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में इतनी बूढ़ी उम्र में चोरी करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की इकोनॉमी है वो काफी बुरी है। तभी वो आगे हंसते हुए ये कहता है कि क्या अगर मैं तुम्हें मर्सनरी गिल्ड हॉल के अंदर लेकर जाऊँ तो मुझे काफी अच्छा अचीवमेंट मिलेगा ना। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर और भी हैरान हो जाते हैं, और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि वो मुझे एक चोर की तरह मिस्टेक कर रहा है, शायद से मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं उससे फाइट करते हुए ये पता लगा सकता हूँ कि आखिर वो कितना ताकतवर है। वहीं पर इसी के साथ ही केटल उनके सामने जाना शुरू कर जाता है, और तभी वो अचानक से सामने की तरफ गायब हो जाता है। ये देखकर स्वॉर्ड मास्टर हैरान होते हुए ये कहते हैं कि वो तो गायब हो चुका है। वहीं पर ये सब सोच ही रहे होते कि केटल फौरन से उनके सामने अपीयर हो जाता है और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से केटल के पीछे चला जाता है। ये देखकर केटल उससे ये कहता है कि ये बुरा नहीं है, तुम काफी फास्ट हो। वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, उसने मुझे ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। अगर जो मेरी रिफ्लेक्सेस से वो स्लो होती तो शायद से मैं पकड़ा जाता। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि मुझे उसके अंदर से कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रही है। आखिर वो अपने इन इंसानी शरीर के साथ इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। अब ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं रहा, वहीं पर वो अपने पूरे फुल पावर को रिलीज करते हुए केटल के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन केटल तभी सामने से गायब होता हुआ उनके पीछे आकर उनके हाथ को पकड़ लेता है। स्वॉर्ड मास्टर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मैंने अपने सेंसेस को और भी बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। तभी केटल उनके हाथ को मोड़कर उन्हें एक लॉक लगा देता है। स्वॉर्ड मास्टर अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे हाथ के ऊपर एक बड़ा सा चट्टान को रख दिया गया है। वहीं पर वो काफी कोशिश करते हैं अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन केटल का इतना ग्रिप ताकतवर होता है कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपनी और भी पावर को रिलीज करने लगते हैं। वहीं पर उनके पावर को देखकर केटल काफी हैरान होता है। तभी उनके पावर की वजह से एक धमाका होता है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड मास्टर आजाद होते हुए पीछे की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर केटल उसके पावर को देखकर उससे ये कहता है कि आजकल बेंडिट्स के पास काफी सारी टेक्निक आ चुके हैं। स्वॉर्ड मास्टर अपने मन के अंदर ये कह रहे होते हैं कि आखिर वो मुझे बार बार एक बेंडिट क्यों कह रहा है। मैंने अभी के वक्त पर माना का मेटेरियलाइजेशन का इस्तेमाल किया है, और उसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें काफी पावरफुल इलाइट वॉरियर्स होना पड़ता है। आखिर इतने पावरफुल होने के बाद कोई चोरी क्यों ही करेगा। लेकिन क्या उसे सच में ऐसा लग रहा है कि ये एक बेंडिट की टेक्निक है। वो आगे ये बताते हैं कि जो माना का मटेरियलाइजेशन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो स्टील को भी चकनाचूर कर सकता है। तो आखिर उस जैसा इंसान जिसके पास सिर्फ एक इंसानी शरीर है, उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच क्यों नहीं आ रहा है। आखिर उसकी शरीर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। वहीं पर केटल उसके पास जाता हुआ ये कहता है कि तुम्हारे पास काफी क्यूरियस टेक्निक मौजूद है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस चीज
इसको खत्म करना पड़ेगा। वहीं पर ये देखकर स्वord मास्टर अपने स्वord को निकालने की कोशिश करने वाले होते हैं, लेकिन तभी केतल उनके सामने आता हुआ अपने फिंगर्स उन्हें स्वord को निकालने से रोक देता है। वहीं पर स्वord मास्टर काफी कोशिश करते हैं अपने स्वord को निकालने की, लेकिन वो अपने स्वord को नहीं निकाल पा रहे थे। तभी केतल उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा रहा था। ये देखकर स्वord मास्टर की आंखों से आंसू आ जाती है और वो ये कहते हैं कि ये मेरा अंत है। वहीं पर इसी के साथ ही केतल उन्हें बेहोश करते हुए एक बच्चे की तरह उन्हें अपने कंधे के ऊपर बैठा लेता है और वो आगे ये कहता है कि डिफेंस वर्ल्ड का बेनिफिट इस तरीके से रहता है। वहीं पर इसी के साथ जो केतल होता है वो स्वord मास्टर को हेडगार्ड के पास लेकर जाता है। वहीं पर हेडगार्ड स्वord मास्टर को इस तरीके से केतल के हाथों में देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर जो स्वord मास्टर है वो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम मुझसे ये मत कहना कि बारबेरियन ने स्वord मास्टर के ऊपर अटैक करा, आखिर क्या चल रहा है। तभी केतल आगे ये बताता है कि मैंने एक चोर को पकड़ा है। ये सुनकर ये गार्ड और भी हैरान हो जाता है। केतल आगे ये कहता है कि क्या हो अगर मैं इस चोर को गार्ड्स के हवाले कर देता हूँ तो क्या जो ये चीज हो मेरे मर्सनरी वाले काम के ऊपर इफेक्ट डालेगी। वहीं पर ये सुनकर हेडगार्ड की तो बोलती बंद हो जाती है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक स्वord मास्टर जो कि काफी पावरफुल होता है वो इस तरीके से इतने ह्यूमिलेशन वाले पोजीशन के अंदर केतल के हाथों में क्या कर रहा है। वहीं पर वो आगे केतल से ये कहता है कि वो चोर नहीं है। केतल उससे ये कहता है कि तो इसका मतलब ये कि तुम उसे जानते हो, तो इसने पहले भी काफी सारे क्राइम करके रखे हुए हैं। तभी हेडगार्ड आगे स्वord मास्टर को ग्रीटिंग पेश करते हुए ये कहता है कि मैं घेनतारा किंगडम के इकलौते स्वord मास्टर को ग्रीटिंग पेश करता हूँ। वहीं पर सुनकर केतल हैरान होते हुए स्वord मास्टर की तरफ देखता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या एक चोर को स्वord मास्टर कहा जाता है। वो आगे सीरियस होकर हेडगार्ड से ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये एक थीफ है, इसने मेरे सिल्वर कॉइन को चोरी करने के लिए मेरे ऊपर अटैक करा था। हेडगार्ड उसे ये बताता है कि नहीं वो सच में एक स्वord मास्टर है, मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने मिस्टेक किया है उनके फेस को देखकर। केतल ये कहता है कि उन्होंने इस जगह पर अपने फेस को डिस्गाइज करके रखा हुआ होगा। हेडगार्ड ये कहता है कि अगर इस बंदे के पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की पावर होती तो उसे चोरी ना करनी पड़ती। केतल परेशान होते हुए ये कहता है कि क्या जो स्वord मास्टर है वो ऐसी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं इस निकनेम का। हेडगार्ड ये कहता है कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो। केतल फिर से ये डबल चेक करते हुए ये कहता है कि क्या ये सच में एक स्वord मास्टर है। हेडगार्ड हाँ में जवाब देता है। वहीं पर इस वजह से केतल काफी हैरान होता है। हेडगार्ड ये कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में लॉर्ड को बताता हूँ। वहीं पर जैसे इसके बारे में लॉर्ड बार्कन को ये पता चलता है तो वो हैरान होते हुए ये कहते हैं कि क्या यहाँ पर स्वord मास्टर हार गए। वहीं पर इसी के साथ ही केतल उनके सामने आकर उनसे ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपकी पूरी कहानी सुन लेनी चाहिए। उसके सामने स्वord मास्टर बैठे हुए थे जो कि उससे ये कहते हैं कि मुझे माफ करना, इसमें मेरी गलती थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं पर दोनों बंदे एक दूसरे को ऑकवर्डली एक साथ बैठे हुए थे। वहीं पर ये सारी की सारी चीजें देखकर लॉर्ड बार्कन काफी हैरान थे और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि आखिर ये कैसा सिचुएशन है। मुझे ये सुनने को आया था कि जो स्वord मास्टर है वो बारबेरियन के साथ ड्यूल करने के लिए गए हैं, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बारबेरियन से हार जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि जो ये बारबेरियन है वो स्वord मास्टर से ज्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स मैं ये जानता हूँ कि सुपर ह्यूमंस में से काफी सारे और लेवल्स होते हैं और जो स्वord मास्टर वो फिलहाल में एक स्वord मास्टर बने हैं तो वो सबसे लोएस्ट रैंक में आते हैं, लेकिन फिर भी इस जैसे ग्रेट स्वord मास्टर को एक बारबेरियन ने हरा दिया तो वो सच में एक अनकंट्रोलेबल बीइंग है। वहीं पर वो आगे ये कहते हैं कि जितना कि मुझे सुनने को आया है मुझे ये लगता है कि ये सारी की सारी चीजें एक गलत फहमी है, इसलिए मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, आप लोग प्राइवेट में आपस में बात कर सकते हैं। वहीं पर उनके जाने के बाद जो केतल था वो स्वord मास्टर को देख रहा था और जो स्वord मास्टर थे वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि ये काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग वाली बात है, लेकिन मैं इतना परफेक्ट हारा हूँ कि मैं यहाँ
यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं कर सकता हूँ। जो मेरा प्राइड है वो तो पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुका है। वहीं पर वो आगे ये कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम काने है और मैं एक स्वर्ण मास्टर हूँ। केतल ये कहता है कि क्या आपका लास्ट नाम का स्वर्ण मास्टर है? स्वर्ण मास्टर ये कहते हैं कि जब भी कोई बंदा स्वर्ण मास्टर के रेलम में पहुंचता है तो जो उसकी सरनेम होती है वो पूरे तरीके से अपने मीनिंग को खो देती है। केतल ये कहता है कि वो अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि थोड़ी देर पहले आपने मेरे ऊपर जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था क्या वो स्वर्ण मास्टर की टेक्निक थी? ये सुनकर स्वर्ण मास्टर हैरान होते हुए अपने माना को रिलीज करते हुए ये कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? केतल हैरान होते हुए कहता है कि हाँ। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे पहले ये लगा था कि वो एक शोर की टेक्निक है, इसलिए मैंने इसके बारे में फिक्र नहीं किया, लेकिन जबकि मुझे ये पता चल चुका है कि वो एक स्वर्ण मास्टर की स्किल है तो ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। स्वर्ण मास्टर आगे ये कहते हैं कि ये मिस्टिक के पावर की मैनिफेस्टेशन है और इसे ही ओरा कहा जाता है। वहीं पर केतल ओरा के बारे में पूछते हुए ये कहता है कि तो आपने पहले मेरे ऊपर ओरा का इस्तेमाल किया था और वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। वो बच्चों की तरह उनसे ये कहता है कि आखिर मैं इसका इस्तेमाल करना कैसे सीख सकता हूँ? स्वर्ण मास्टर उसे ये बताता है कि तुम्हें इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बल्कि मिस्ट्री के पावर को कंट्रोल करना पड़ता है और उसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। केतल ये कहता है कि क्या जो मिस्ट्री है वो एक माना की तरह होती है? इस पर स्वर्ण मास्टर आगे ये बताते हैं कि यहाँ पर मेरे मिस्ट्री का कहने का ये मतलब है कि मैं मिस्ट्री के पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। जब तुम मिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए उसके जरिए ओरा का इस्तेमाल करोगे तो तुम एक स्वर्ड्समैन बनोगे, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल करते हुए अगर माना का इस्तेमाल करते हो तो तुम एक मेज बन जाओगे। केतल स्माइल करता हुआ ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि मेज और स्वर्ड्समैन दोनों ही मिस्ट्री के पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप मुझे वो टेक्निक सिखा सकते हैं? ये काफी एम्बैरेसिंग बात है, लेकिन फिर भी मेरे पास काफी कम नॉलेज है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये सिखाएं। ये सुनकर स्वर्ण मास्टर हैरान होते हुए इस चीज के लिए मान जाते हैं। वहीं पर वो आगे ये पूछते हैं कि लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तो तुम मुझसे गाइडेंस क्यों मांग रहे हो? केतल ने ये कहा कि आपने जो अभी मिस्ट्री की पावर और स्वर्ड्समैनशिप के पावर के बारे में बात करी, मुझे उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। स्वर्ण मास्टर ने ये कहा कि क्या सच्ची में? वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मैं एक स्वर्ण मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिना किसी स्वर्ण को निकाले हुए ही हार गया था। तो चलो ठीक है, मैं एक स्वर्ण मास्टर होने के नाते उस बारबेरियन की स्वर्ण मास्टर टेक्निक सिखाऊंगा ताकि उससे ये पता चले कि आखिर स्वर्डमैनशिप टेक्निक कितनी महान है और मैं अपने प्राइड को वापस ले लूंगा। वहीं पर वो आगे ये कहते हैं कि ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक ऐसा स्वर्ण मास्टर हूँ जो कि स्वर्ण को पकड़कर ही स्वर्ण मास्टर बनता है। वो बिना स्वर्ण का एक आधा इंसान भी नहीं होता है। केतल आगे ये कहता है कि वो अच्छा, ऐसी बात है, इसलिए आप पहले काफी कमजोर लग रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने स्वर्ण को नहीं निकाला होगा। स्वर्ण मास्टर ये कहते हैं कि हाँ यही बात है। केतल आगे ये कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे ये बात से काफी हैरानगी हो रही है कि इतने कम एबिलिटी होने के बावजूद भी आपको स्वर्ण मास्टर का टाइटल मिल चुका है। ये सुनकर स्वर्ण मास्टर काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन केतल आगे उनकी और भी बेइज्जती उड़ाते हुए ये कहता है कि अगर आपने स्वर्ण का इस्तेमाल किया हुआ होता तो आप जरूर जीत जाते। स्वर्ण मास्टर भी अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि क्या मैं सच में स्वर्ण के जरिए जीत जाता? वहीं पर केतल आगे ये कहता है कि मैं आगे सीखने के लिए काफी उत्सुक हूँ। स्वर्ण मास्टर इमोशनल होते हुए ये कहते हैं कि क्या मैं अपने जिज्ञासा को फिर से जगा सकता हूँ? वहीं पर केतल अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने अपने रिग्रेशन से पहले स्वर्डमैनशिप सीखा था, लेकिन जो ये चीज वो थ्रू फैंटेसी स्वर्डमैनशिप है। ये एक ऐसी स्ट्रेंज स्वर्डमैनशिप है जो कि काफी ज्यादा ओरा के पावर का इस्तेमाल करती है। तो ये सच में एक ट्रू फैंटेसी की पावर है। वहीं पर इसी के साथ ये लोग अरेना के अंदर आ चुके थे। स्वर्ण मास्टर आगे ये बताते हैं कि मेरी स्वर्डमैनशिप की यही खासियत बात है कि इसके अंदर मैं इल्यूजन और रियलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुमने मेरे डिसाइबल से फाइट किया था आखिर तुमने क्या देखा था? इस पर केतल हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या जो वो नाइट था वो आपका डिसाइबल था? उसने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसके चलते उसके वेपन 3 भागों में बट गए थे और उनकी सारी अटैक असली लग रही थी। तो इसी को कहा जाता है मटेरियलाइजेशन। इस पर स्वर्ण
स्वर्द मास्टर ये कहते हैं कि जो स्वर्द मानसिप होती है वो एक ऐसी कला होती है जिससे कि मिस्टिकल पावर और ओरा को कंबाइन करके बनाया गया होता है। जो भी इस रास्ते के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है उसे इस स्वर्द मास्टर का टाइटल मिलता है। वहीं पर वो अपने वेपन के अंदर ओरा को रिलीज करते हैं। ये देखकर केटल उनसे ये कहता है कि तो इसी ही ओरा कहा जाता है। स्वर्द मास्टर हाँ में जवाब देते हैं। वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मैं अब भी इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर वो आगे ये कहते हैं कि मैं इल्यूजन और रियलिटी के थ्रेड्स का इस्तेमाल करता हूँ जिसे कि समझ पाना काफी मुश्किल होता है। वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक बारबेरियन को अपने स्वर्डमैनशिप टेक्निक सिखा रहा हूँ। वो आगे केटल से ये कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ये टेक्निक दिखा रहा हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए अपने स्वर्ड स्ट्राइक को सामने जमीन पर मारते हैं और इसी के साथ जो उनकी स्वर्ड स्ट्राइक होती है वो 5 हिस्सों में बंटकर पांचों जगह डैमेज करती है। ये देखकर केटल काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि जो ये स्वर्ड था वो तो 5 भागों में बट गया। वहीं पर इस वजह से यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था। स्वर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि यहाँ पर तुम ओरा का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे इल्यूजन की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक लौती मेरी ऐसी स्वर्डमैनशिप है जो कि उसे फिजिकल फॉर्म के अंदर डाल सकती है। केटल ये कहता है कि जो आपने अभी टेक्निक दिखाई, स्वर्ड मास्टर खुश होते हुए ये कहते हैं कि हाँ ये काफी मिस्टिकल टेक्निक है, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इस पर केटल ने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। ये सुनकर स्वर्ड मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि आखिर ये कैसा बकवास है। वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस स्वर्ड के हवाले कर दिया था। मेरे पास नेचुरल टैलेंट होने के बावजूद भी मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया और काफी मुश्किल से मैं स्वर्डमैनशिप के इस लेवल पर पहुंच पाया हूँ जहाँ पर कोई भी किसी के टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकता है। वहीं पर केटल अपने एक्स को बाहर की तरफ निकालता हुआ ये कहता है कि ठीक है मैं आपको अपने टेक्निक को दिखाता हूँ। वहीं पर वो इसी के साथ ही अपने फॉर्म में आने के बाद काफी तेजी से अपने एक्स को घुमाना चालू कर देता है। वो इतनी तेजी से एक्स को घुमा रहा था कि देखने से ऐसा लग रहा था कि काफी सारे एक्स हवा में घूम रहे हैं। वहीं पर ये देखकर स्वर्ड मास्टर हैरान होते हुए ये कहते हैं कि वो तो अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। वहीं पर केटल जैसी सामने की तरफ स्ट्राइक करता है तो ऐसा लगता है कि सामने की तरफ 5 स्ट्राइक पड़ी है और वो इतनी पावरफुल होती है कि वो सामने एक जोरदार धमाका करते हुए सामने वाले वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पर केटल आगे ये कहता है कि आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। स्वर्ड मास्टर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच में एक इल्यूजन और रियलिटी है जो कि एक ही टाइम के अंदर फंस चुकी है, लेकिन वह ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा पावर और स्पीड का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मैं भी उल्लू बन चुका था। वो आगे केटल से ये कहते हैं कि जो तुमने किया वो सिर्फ तुमने हिलाना ही किया और तुमने कुछ भी नहीं किया, ये टेक्निक नहीं है। केटल ये कहा कि लेकिन जो इसकी रिजल्ट है वो तो सेम ही थी ना, जो स्वर्डमैनशिप होती है वो एक्चुअल कॉम्बैट के लिए होती ही है ना, जब तक यहाँ पर ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है क्या ये मैटर करता है। ये सुनकर स्वर्ड मास्टर ये कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। वो अपने मन के अंदर रोते हुए ये कहते हैं कि वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे प्राइड को हर्ट कर रहा है। वहीं पर इसी के साथ ही वो इस दफा अपने एक ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये लग रहा था कि उनकी काफी सारे क्लोन्स बन चुके हैं। ये देखकर केटल अपने मन के अंदर ये कहता है कि उनकी जो शरीर है वो तो काफी भागों में बच चुकी है। वहीं पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और इससे जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो और भी बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देता है। वहीं पर स्वर्ड मास्टर आगे ये बताते हैं कि अगर तुम्हें इस तरीके की सेपरेशन शरीर को अचीव करना है तो तुम्हें ओरा को काफी हाई लेवल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या तुम इसे रेप्लिकेट कर सकते हो? इस पर केटल इसे परफॉर्म करने के लिए पीछे की तरफ चला जाता है और वो फिर से इतनी तेजी से मूव करता है कि देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी काफी सारी शरीर बन चुकी है और इससे एक टोर्नेडो भी क्रिएट होता है और इससे इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। वहीं पर केटल इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद ये कहता है कि आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वहीं पर ये देखकर स्वर्ड मास्टर अपने घुटनों के बल आ चुके थे और वो रोते हुए ये कहते हैं कि जो स्वर्डमैनशिप टेक्निक मैंने अपनी जिंदगी लगाकर हासिल किया था उसे इसने इतनी जल्दी अचीव कर लिया
लिया। वहीं पर वो उदास होते हुए ये कहते हैं कि ये अनबिलीवेबल है। तभी केतल उनसे ये कहते हैं कि तुम्हारी जो मेंटल दिमागी हालत है वो काफी कमजोर है। वो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि जो आपकी स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी अमेजिंग है। मैंने बस अपने एक्स को हिलाया, बस वो एक सच में एक स्वॉर्डमैनशिप नहीं है, लेकिन जो आपने स्वॉर्डमैनशिप दिखाया था वो एक छलावा नहीं बल्कि वो एक रियल था। और मुझे ये नहीं लगता कि मैं उस मिस्ट्री तक पहुंच सकता हूँ। यह सुनकर स्वॉर्ड मास्टर के अंदर भी जोश आ जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि हाँ, अब भी जो मेरे स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी वैल्यू को होल्ड करके रखती है। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इल्यूजन और रियलिटी को एक साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे कि मैं सिर्फ अकेला इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरे टेक्निक के अंदर कोई भी फ्लो नहीं है, बल्कि जो ये बारबेरियन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जो कि इतना तेजी से मूव कर सकता है कि उसका यहाँ पर आफ्टर इमेज भी बन जाए। जो ये इंसान है वो अपने लिमिट को क्रॉस करके रख चुका है। तभी केतल आगे ये कहता है कि क्या आप मुझे स्वॉर्ड टेक्निक को सिखा सकते हैं। वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में ट्रू टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें सबसे पहले ओरा का कंट्रोल करना सीखना होगा। लेकिन ओरा को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले मिस्ट्री के कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा विजार्ड, स्वॉर्ड्समैन या फिर विच नहीं है जो कि बिना मिस्ट्री को अवेकन किए हुए हायर रेलम के अंदर जा सके। यहाँ पर जो कोई भी गॉड के ऊपर बिलीव करता है वही इस चीज को अचीव कर सकता है। केतल ये कहता है कि लेकिन जो डिवाइन पावर होती है वो तो डिफरेंट चीज होती है ना। स्वॉर्ड मास्टर ये बताते हैं कि जो उनकी मिरेकल होती है उन्हें डायरेक्टली उनके गॉड से मिली हुई होती है, इसलिए उनके पास उनकी पर्सनल एबिलिटी नहीं होती है। केतल ये कहता है कि वो अच्छा, ऐसी बात है। स्वॉर्ड मास्टर आगे ये बताते हैं कि मिस्ट्री का मतलब वही है जैसा कि ये सुनाई देता है। ये ऐसा रेफर करता है कि इसके पास एक मिस्टीरियस पावर मौजूद है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा वो मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिर भी ये चीज इस पर डिपेंड करती है कि आखिर तुम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इस पर केतल अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर तुम्हें ओरा का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें इसके लिए सबसे पहले मिस्ट्री को अवेकन करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही स्वॉर्ड मास्टर ये बताते हैं कि तुम 5 स्टेजेस के अंदर मिस्ट्री को इस जगह पर पा सकते हो। सबसे बेसिक स्टेज ये है कि तुम्हें मिस्ट्री को सेंस करना है। इसमें तुम्हें ये जानना होता है कि मिस्ट्री की पावर मौजूद है और तुम्हें उसे फील करते हुए अवेकन करना होता है। इस पर केतल उनसे ये पूछता है कि क्या कोई भी मिस्ट्री के पावर को फील नहीं कर सकता है। इस पर स्वॉर्ड मास्टर उसे ये बताते हैं कि बिना किसी टैलेंट के तुम उसे सेंस नहीं कर सकते। वो आगे ये बताते हैं कि जिन लोगों ने भी मिस्ट्री को सेंस किया है उन्हें थर्ड रेट कहा जाता है। ये चीज उस पर डिपेंड करती है कि आखिर तुम किस तरीके से मिस्ट्री को कंट्रोल करते हो और उसी के हिसाब से तुम्हें 5 रैंक्स में बांटा जाता है। जो थर्ड रेट होती है वो उन रैंक्स की पहली सीढ़ी होती है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर केतल को इस जगह पर मेलियाना की वो सारी की सारी बात याद आ जाती है जिसने कि उसे इन सभी चीजों के बारे में बताया हुआ था। तभी स्वॉर्ड मास्टर उससे आगे ये कहते हैं कि और इन चीजों को क्लासिफाई करना काफी इजी है और हर एक रैंक के अंदर काफी बड़ा पावर का डिफरेंस होता है, लेकिन वो उतना सेपरेटेड नहीं होते। अगर तुम्हें ऊपर लेवल पर जाना है तुम्हें आगे वाले कंसेप्ट को समझना होगा। केतल ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। स्वॉर्ड मास्टर ये कहते हैं तो ठीक है, इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो हमें सबसे पहले इस जगह पर मिस्ट्री के पहले स्टेज को इस्तेमाल करना है जो कि मिस्ट्री को सेंस करना होता है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।